हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। मैं आशीष। स्वागत आपका बाइनरी बूस्ट में। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आप केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के जो टायर 2 एग्ज़ाम है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। आप सभी को पता होगा क्योंकि आप बीटेक आपने कर रखी है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आप, लेकिन फिर भी चलो है डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक बात है, जो क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करेगा इनपुट में, और फिर डेटा के ऊपर क्या है, काम करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है भाई? एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस तरीके से करनी है प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर को कौन बताएगा? ये चीज़ कंप्यूटर को बताएगा जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है कंप्यूटर को बताएगा भी तेरे को ये काम करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करेगा डेटा के ऊपर, वो किसके अकॉर्डिंग करेगा? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, और फिर क्या है, ये यूज़र को एक मीनिंगफुल आउटपुट जो है वो देगा। मीनिंगफुल आउटपुट का मतलब क्या है? यूज़र को इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करके देगा। मतलब आप डेटा दे रहे हो और डेटा पे क्या है, काम हो रहा है, और फिर डेटा किस में चेंज हो जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन में चेंज होगा। ठीक बात है। तो मतलब क्या है, कंप्यूटर किस टाइप, मतलब वेरियस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, कंप्यूटेशन कर रहा है। ठीक है। और कंप्यूटर की क्या है, जो आप मतलब अपना खुद है, ह्यूमन माइंड जो कर सकता है, या अगर कोई सिंपल मशीन है, ऑर्डिनरी मशीन है, वो जिस स्पीड पे काम करेगा, कंप्यूटर क्या है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड पे काम करता है, और हाई एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर काम करता है। अब देखो, कंप्यूटर जो है ना, वो कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है, वो दो एंटिटीज़ हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है, इन दोनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोऑर्डिनेशन से चलता है कंप्यूटर। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोऑर्डिनेशन से क्या है, कंप्यूटर चलता है। ठीक है। हार्डवेयर क्या होगा, जो फिजिकल और जो टेंजिबल कंपोनेंट होते हैं ना, जिनको आप टच और फील कर सकते हैं कंप्यूटर के, वो मेरे हार्डवेयर हो जाएंगे। और प्रोग्राम्स हो गए, और जो मेरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, कमांड होती हैं, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग क्या है कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो हार्डवेयर को क्या है, जो हार्डवेयर से काम करवाते हैं, जो हार्डवेयर से ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक बात है। जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है। एंड प्रोसेस द हार्डवेयर कंपोनेंट। अभी हार्डवेयर कंपोनेंट, क्योंकि देखो हार्डवेयर कंपोनेंट खुद से ऑपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। उनको इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं मेरे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, वो क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट को इंटेलिजेंस दे रहा है। ठीक बात है। तो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है एंटीवायरस की। तो देखिए, एंटीवायरस क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये भी क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो मीडिया प्लेयर्स आप यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया फाइल्स को यूज़ करने के लिए, जैसे अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है, तो वो भी क्या है, जो मीडिया प्लेयर्स है मेरे, जैसे VLC वगैरह हो गया, ये क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जो डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। और जो आपके वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो भी मेरे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। तो चलिए अब
बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब आगे है कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर एक तरह का इंटेलिजेंस का काम करता है हार्डवेयर के लिए। हार्डवेयर के पास बुद्धि है नहीं, तो ये आप ये सोच सकते हो सॉफ्टवेयर उसको बुद्धि देता है कि तेरे को ये करना है, ये करना है, उसको टाइम टाइम पे बताता है। ठीक है, तो जो क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है भी तेरे को अब ये करना है, अब ये टास्क करना है। ठीक बात है। अच्छा, मेरे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब क्या है, किसी सॉफ्टवेयर का मतलब कुछ काम होगा, किसी का कुछ और काम है, किसी का कुछ काम है, किसी को कहाँ यूज़ करते हैं, किसी को कहीं यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो उनकी जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है और एरिया ऑफ यूज़ क्या है, भी कहाँ यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उसके बेस पे क्या है, सॉफ्टवेयर को अपन ने मेनली तीन टाइप में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आ जाते हैं मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, मेरा बायस आ जाता है। ठीक है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका VLC हो गया, वह आपके वेब ब्राउज़र हो गए, इस तरीके के। ठीक है, और जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा आपका जैसे एंटीवायरस हो गया। ठीक बात है। तो चलिए, अभी क्या है, मैंने ये डायग्राम यूज़ किया है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस तरीके के डायग्राम को वहाँ पे ज़रूर बना के आएँ। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर को हमने दो पार्ट में कर दिया क्लासीफाई, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इन दो एंटिटीज़ के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोऑर्डिनेशन से चलता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, अकेले हार्डवेयर से नहीं चलेगा, अकेले सॉफ्टवेयर से नहीं चलेगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से चलेगा। तो ठीक है, तो दो हो गए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, फिर क्योंकि अभी इसके अंदर आप टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो मैं सॉफ्टवेयर को क्या है, ब्रॉडली मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया मेरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है मेरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर यानी मेरा असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, वो हो जाएंगे मेरे लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, फिर आ जाएंगे मेरे डिवाइस ड्राइवर, जैसे माउस के लिए डिवाइस ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड के लिए हो गया, प्रिंटर के लिए हो गया ड्राइवर, ताकि हमें क्या है, जो डेवलपर होता है उसको बार बार, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ना लिखनी पड़े उस डिवाइस के लिए, जिस काम के लिए डेवलपर अपना काम कर रहा है वो करता रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उस डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर हम लिख देते हैं, ताकि रिडंडेंट कोड को बार बार डेवलपर को यूज ना करना पड़े। ठीक है, और बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये मेरे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेरा आ जाएगा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, और एक हो जाता है मेरा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक बात है। चलिए अगले पे आते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, भी एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, सिस्टम मतलब जो सिस्टम के लिए है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको क्या है, उससे सही तरीके से काम कैसे लेना है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूज़र को हेल्प करता है ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर ले। अब देखो आप यूज़र एज ए यूज़र आप डायरेक्टली तो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करना मतलब नहीं कर सकते ना। तो हमको एक बीच में एक बंदा चाहिए जो क्या है, जो हमारी इंटरेक्शन है हार्डवेयर के साथ उसको स्मूथ कर पाए। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ये काम करता है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मतलब हम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम का जो मेरा हार्डवेयर है उसके साथ ईजिली आप वहाँ इंटरेक्ट कर पाते हैं। ये एक लेयर की तरह काम कर रहा है बीच में, मिडल लेयर की तरह। ठीक है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट हो गए जैसे CPU, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क वगैरह, जो भी जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, अब वो क्या है, खुद से काम नहीं कर पाएंगे ना बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उनको इंटेलिजेंस देगा, उनको गाइड करेगा, एक गाइड के तौर पर काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो खुद से काम नहीं कर सकते विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिक
सॉफ्टवेयर है और क्या है, एक असेंशियल सॉफ्टवेयर है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया भी कंप्यूटर सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोऑर्डिनेशन से चलता है। और वहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना असेंशियल है, क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा फिर हार्डवेयर को गाइड कौन करेगा, उसको कौन बताएगा अभी तेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज हैं उनको कौन मैनेज करेगा, मेमोरी एलोकेशन करना होता है, ठीक है, मेमोरी डी एलोकेशन करना होता है। तो ये जैसे मेमोरी मेरा रिसोर्स है, इसको कौन मैनेज करेगा। अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस आ गए, कब कौन से को प्रोसेस को सीपीयू पे लेके जाना है, कब कौन से क्या है रिएम्पशन करवानी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो टास्क हैं ये कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो करेगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो डायरेक्टली क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के साथ साथ और वो उनको मैनेज भी करता है कि कब कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट किस प्रोसेस को देना है, कब उससे क्या है उसकी डी एलोकेशन करवानी है, ठीक है, ठीक बात है। अच्छा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को इनेबल करता है ताकि वो सही से काम कर पाए, ठीक है। अगर मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास, तो मेरा हार्डवेयर सही से काम नहीं कर सकता, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, एक बात और है भी, चलो ये तो हार्डवेयर की बात होगी भी, हार्डवेयर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं अगर उनको रन करवाना है तो भी मेरे को क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक्ट करता है एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, टू रन द अदर सॉफ्टवेयर्स। अगर मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, रिसोर्सिज को लेके आ जाएगा उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, कब कौन सा प्रोसेस सीपीयू पे रन करेगा, स्टारवेशन होगा वहाँ पे, डेडलॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो विदाउट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट। अगला पॉइंट आता है, देखिए जैसे मान लो ह्यूमन होते हैं, आपा हैं, तो आपा क्या है, नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह में। और जो कंप्यूटर है, जो मेरी मशीन है, वो क्या समझती है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है। तो हमें क्या करना था, इंटरेक्ट करना था मशीन से, ठीक है, हमें मशीन से इंटरेक्ट करना था। तो हम तो हिंदी इंग्लिश में बात करें, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझ रहा है। तो इसके लिए क्या है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मतलब यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मेरा है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये यूज़र को क्या करेगा, हेल्प करेगा ताकि वो हार्डवेयर को इस इंटरफेस की मदद से हार्डवेयर पे अपना जो टास्क है, अपना ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करवा सके, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखिए आपने क्या किया, यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होनी है, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वही तो बताएगा ना भी ये काम करना है, ये काम करना है, हार्डवेयर को तो वही बताएगा। तो यूज़र इंस्ट्रक्शन क्या है, मेरी हार्डवेयर पे सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी, इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है, इस चीज़ को मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंश्योर करता है, ठीक है। क्योंकि उन यूज़र इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई मैनिपुलेशन ना हो, जिस तरीके से वो दी गई हैं उसी तरीके से क्या है, हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट हों, ठीक बात है। अगला पॉइंट आ जाएगा, अब देखो क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, कंप्यूटर ऑपरेशन का जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेते हैं। आप हम बोल सकते हैं अभी सिस्टम की जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है ना, फंक्शनैलिटी है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल कर रहा है उसको। इसी कारण क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलते हैं, कोर और मेन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोर और मेन सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए जैसे अगर सिस्टम को बूट करना है, सिस्टम को स्टार्ट करना है, तो
कौन रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए? उस काम के लिए मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा मेंटेनिंग सिस्टम स्टेबिलिटी। इस चीज़ का क्या मतलब है? सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिस्टम को स्टेबल स्टेट में रखना, अनस्टेबल ना हो जाए सिस्टम। मतलब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है जो मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं या चाहे मेरे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हों, वो उनको कंटिन्यूसली क्या है, उनको वो मॉनिटर करने का काम करता है। ठीक है, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनके बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए क्या है, वो मेमोरी एलोकेशन का काम, डी एलोकेशन का काम और जो प्रोसेस मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं, ये काम करता है। जिससे क्या है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। टास्क को शेड्यूल करता है, ठीक है, ताकि स्टारवेशन ना हो पाए। ठीक बात है। और इस तरीके से क्या है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्मूथली चल पाए और रिलायबल परफॉर्मेंस वो दे। जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, जिस टास्क के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा टास्क परफॉर्म हो पाए। हमारा जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कैसी रहे, रिलायबल रहे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसकी तरह काम करते हैं? ब्रिज की तरह काम करते हैं, इंटरफेस की तरह काम करते हैं यूज़र के बीच में और मशीन के बीच में। क्योंकि क्या है, वो सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को क्या है, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को। देखो, हार्डवेयर भी मेरे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो करना है ना। इस कोऑर्डिनेशन को वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इन सभी को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। अच्छा, अगर जो मेरे यूजर प्रोग्राम्स हैं, उनके एग्जीक्यूशन को कौन कंट्रोल करता है? यही करता है। मेमोरी को यही मैनेज करता है, प्रोसेसर टाइम को यही मैनेज करता है कि कितना टाइम कौन सा प्रोसेस है वो सीपीयू पे रन होगा। आईओ ऑपरेशन है, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, वो भी यही हैंडल करता है। ठीक है, तो सो बाय डूइंग सो ये इंश्योर करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम कर सकें, यूज़र ने जो टास्क दिया है वो कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि देखो, यूज़र जो भी टास्क देगा ना, वो सभी के कोऑर्डिनेशन से तो ही होगा। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर काम नहीं करेंगे, वो अगर सीपीयू के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेंगे, तो हमारा टास्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो इन सभी को कोऑर्डिनेशन में लेके चलने का काम किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही तो है। ठीक है, और एफिशिएंट मैनर का मतलब क्या है? मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हम क्या है, हमारे टास्क को परफॉर्म कर पाएँ, कम से कम टाइम में परफॉर्म कर पाएँ, कम से कम सिस्टम रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो ये सब कौन हैंडल करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करेगा। अब अगला पॉइंट आता है, देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने क्या है, मेजरली चार टाइप में आप बोल सकते हो हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर, फिर आता है आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सॉरी, वो मैंने ना इधर बायस की जगह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिख दिया था। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा मेरा बायस और मेरा फोर्थ हो जाएंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से होते हैं? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यानी मेरा असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो ये सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मेरा? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? मेन हेलो। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मेरा? मेन सॉफ्टवेयर है, यानी मेरा मेन प्रोग्राम है जो क्या करता है, गवर्न करता है और मेंटेन करता है क्या, जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम के जो वेरियस कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर है या चाहे मेरे सिस्टम रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, इंटरकोऑपरेट
करने का काम क्या क्या है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो भी क्या है, गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है, ये गवर्नमेंट है। ठीक है, जो क्या करता है, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उनको सही तरीके से एफिशिएंट वे के अंदर यूटिलाइज करने का काम करता है। ठीक बात है। तो इसके बारे में क्या है, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ अपन मतलब बेसिक सी डेफिनेशन देखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक बात है। तो जैसे एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। ठीक है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, अभी व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगले पे आते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर एक्चुअली क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, वी कैन से। तो देखो, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम में, वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझते, वो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। ठीक बात है। देखिए, 3 टाइप के लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन जो होती है ना, ये जैसे यूज़र मशीन से इंटरेक्ट करता है, तो इसमें 3 टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले वाली हो जाएगी मेरे पास लो लेवल लैंग्वेज, यानी जिसको अपन बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या है, 1 और 0 जो होती है ना, उनकी सीक्वेंस को आप बोल सकते हो, या उनके 1 0 के कम्बिनेशन को आप यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे बाइनरी लैंग्वेज है, वो मेरी मशीन लेवल लैंग्वेज है। दूसरी आ जाती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जो एक लेयर की तरह काम करती है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में, यानी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या है, हम किसका यूज़ करते हैं, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जैसे निमोनिक्स क्या हो जाएगा, मेरा हाल्ट हो गया। ठीक है, जो मेरा हाल्ट है वो भी मेरा क्या है, एक निमोनिक्स है। ऐड हो गया मेरा। ठीक है, लोड हो गया, स्टोर हो गया, ये सब क्या है, निमोनिक्स हैं जो अपन इंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ये मेरी असेंबली लैंग्वेज हो गई। और जो मेरी तीसरी है वो मेरी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज, यानी जो क्या है लगभग ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर होती है, जैसे C++, जावा, पाइथन, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी। अगर आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती थी तो आप 0 1 का यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे। प्रोग्राम जो आप तैयार करते थे ना, उसके अंदर आप डायरेक्टली 0 1 लिखते थे। लेकिन फिर मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लेवल जो लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज ने वो जगह ले ली। फिर आप निमोनिक्स का यूज़ करने लग गए, और फिर थोड़ी और एडवांसमेंट हुई, फिर आपने आप बोल सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज़ करने लग गए। देखो, मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती हैं, मशीन्स ओनली अंडरस्टैंड द डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, या आप बोल सकते हो जो बाइनरी कोड, यानी मशीन दो चीज़ समझती है, या तो 0 या 1। ठीक है, यानी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, 0 और 1 की स्ट्रिंग्स होते हैं, 0 और 1 की कम्बिनेशन होते हैं, उनके सीक्वेंस होती है 0 1 की। तो ये क्या है, टोटली मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं। अब ये जो मैं बाइनरी लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। तो देखो, हर एक जो मशीन होती है ना, उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके मशीन के जो रजिस्टर के नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये जो मशीन लेवल मतलब जो मेरी बाइनरी लैंग्वेज है, ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो क्या है इंस्ट्रक्शन होती हैं, या जो मतलब आप जो रजिस्टर के जो नेम वगैरह यूज़ करोगे ना, वो उस मशीन पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मशीन पे डिपेंड करता है। तो ये बाइनरी लैंग्वेज क्या है, मशीन पे डिपेंडेंट। अगर आप मान लो बाइनरी के अंदर आप कोई इंस्ट्रक्शन बनाते हो किसी कंप्यूटर को देने के लिए, ठीक है, किसी मशीन को देने के लिए, तो वो जो बाइनरी की जो आप सीक्वेंस लिखते हो ना इंस्ट्रक्शन की, तो उसके अंदर क्या है, क्या कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर के नेम क्या होंगे, एड्रेसिंग मोड क्या होंगे, वो मशीन टू मशीन वेरी करते हैं। इसलिए क्या है, ये मेरी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगली आ जाती है मेरे पास असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है, ये भी क्या है, एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज ही है। ठीक है, यानी ये मशीन जो लेवल इंस्ट्रक्शन होती है, और जो आप बोल सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शन होती है, उनके बीच बीच का काम करती है ये। ठीक है,
अच्छा, अगली क्या है, असेंबली लैंग्वेज यूजेज ए, मतलब ये क्या है, निमोनिक्स का यूज़ करती है हर एक लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और आप बोल सकते हो जो आप निमोनिक्स जो हम यूज़ करते हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ओप कोड को, ऑपरेशन कोड को भी, क्या ऑपरेशन करवाना है इस इंस्ट्रक्शन में, मतलब ये इंस्ट्रक्शन किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ऑपरेशन है। जैसे ऐड हो गया, हाल्ट हो गया, मूव हो गया, लोड हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे अगर ऐड इंस्ट्रक्शन है, वो अगर दो एंटिटी को ऐड कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं। हाल्ट इंस्ट्रक्शन है तो हाल्ट इंस्ट्रक्शन को आप यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उस प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, मेरी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। और ये भी क्या है, प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करती है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर रहे हो ना, ये किसी मशीन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन होगी, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये किस पे डिपेंड करती हैं, मशीन पे डिपेंड करती हैं। रजिस्टर के क्या क्या नेम हैं, ठीक है, वो भी मशीन टू मशीन वेरी करेंगे, यानी प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करेंगे। तो ये भी मेरी क्या होगी, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हो गई। अगला आ जाता है मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये क्या है, मशीन मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये क्या है, सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट है। आप इसको बोल सकते हो, मतलब हाई लेवल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस, वो मेरी क्या होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं। हाई लेवल इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं। लिखने में यार थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि मैं लैपटॉप के अंदर डायरेक्ट ये यूज़ कर रहा हूँ, पावर पॉइंट। जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होती हैं वो मेरी क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, जो मैं इनमें यूज़ करता हूँ। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, इसको इजीली समझ सकते हैं और इजीली कोड कर सकते हैं। बाद में हम उसको क्या है, फर्दर असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग द कंपाइलर और इंटरप्रेटर या असेंबलर। इसमें आ जाएंगे मेरे जावा या सी मतलब सी वगैरह, ये पाइथन वगैरह को वो बोल रहे हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, अब जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। आप अगर आपको कोई डायरेक्टली 0 1 की जो स्ट्रिंग दे दे, आप नहीं समझ पाओगे वो, क्योंकि वो मशीन टू मशीन वेरी भी करती है। इतने सबको इनको याद रखना भी बहुत क्या है, डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो इनको समझना और फिर इनको रिमेंबर करके रखना। चलो आप एक मशीन के लिए आप एक को मतलब इंस्ट्रक्शन लिख भी दोगे, एक मशीन का आप स्ट्रक्चर समझ के, उसका मशीन का जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है उसको समझ के आप बाइनरी के अंदर स्ट्रिंग लिख भी दोगे। लेकिन क्या, कहीं अगर आपको दूसरी मशीन के साथ काम करना पड़ गया, किसी दूसरे प्रोसेसर के साथ काम करना पड़ गया, तो वो बिल्कुल अगर किसी और फॉर्मेट में हुआ तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप उस मशीन के अकॉर्डिंग वो बाइनरी जो कोड है वो आप नहीं लिख सकते। तो ये क्या होती है, इसको ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, समझने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये। तो इसलिए क्या है, यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा रेफरेंस देता है। ठीक है, कोडिंग के लिए क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को अपन यूज़ करते हैं। और ये जो कोड है ना, ये मशीन लैंग्वेज में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, ताकि उनको कंप्यूटर क्या है इजीली समझ पाए मशीन लेवल लैंग्वेज को और अपने कोडिंग को काम कर पाए। तो ये जो काम है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, ये कौन करता है, ये काम करता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आ जाता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली जो लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक बात है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी जो निमोनिक्स होते हैं ना, उन निमोनिक्स को क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अगला आ जाता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज और वी कैन से असेंबली लेवल लैंग्वेज तक कन्वर्ट करता है। ठीक है, बस जो कंपाइलर होता है ना, इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम इसका फास्ट होता है एज कंपेयर टू द इंटरप्रेटर। ठीक है,
उसके मुकाबले क्या है, इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या है, फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, पूरा जो मेरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पूरा प्रोग्राम है, उसको एक बार में रीड करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन क्या रीड करता है। ठीक है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, फास्ट है। तो एरर डिटेक्शन जो होती है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंपाइलर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे को एक साथ पढ़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मान लो कहीं छोटी सी दिक्कत आ गई ना, तो आपको पूरा दोबारा रन करना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है उसमें आप लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, उसके अंदर आप लाइन बाय लाइन ऐसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसको चेंज करते हैं मशीन लर्निंग में। अगर इस लाइन में अगर एरर है तो आपको ये दो लाइन इंटरप्रेटर के अंदर दोबारा इनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन कंपाइलर के अंदर क्या होता है, अगर कंपाइलर अगर ऐसे रीड करना स्टार्ट करता है पूरे के अंदर, तो ये पूरे को रीड करेगा। अगर इसके अंदर इसने एरर बता दिया तो ये मतलब क्या है, उसको इस मतलब इसका आउटपुट फिर कुछ नहीं आएगा, आपको फिर दोबारा से क्या है कंपाइल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कंपाइलर को कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, सी हुई, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हुई, स्केला लैंग्वेज, ये सब इसको यूज़ करते हैं। ऐसा कंपाइलर क्या करेगा, मेरा सोर्स जो कोड होता है उसको लेगा, फिर उसको किस में चेंज कर देगा, टारगेट कोड के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, अगर कहीं बीच में अगर एरर आते हैं तो उनको किसको रिपोर्ट कर देगा, एरर हैंडलर को रिपोर्ट कर देगा। ठीक बात है। अच्छा, कंपाइलर क्या है, सिंबल टेबल को भी यूज़ करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंपाइलर क्या करता है, सिंबल टेबल को भी यूज़ करता है। सिंबल टेबल में देखो, कंपाइलर की 7 स्टेजेस होती हैं, आपको पता है, और हर एक जो स्टेज होती है वो इसके अंदर अपनी एंट्री करती हुई चलती है। ठीक है, सिंबल टेबल सबसे पहले क्या होती है, आइडेंटिफायर जो है उनकी एंट्री यहाँ पे की जाती है। अच्छा, अगला आ जाता है इंटरप्रेटर। वैसे ही मोटा मोटा तो आपने इस कंपाइलर के साथ ही डिस्कस कर लिया था इसको। तो इसको भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है, लाइन बाय लाइन काम करता है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम इसका स्लो है, और वो इसलिए फास्ट था क्योंकि वो एक साथ बढ़ता था। और एरर डिटेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर के अंदर आसान होता है, क्योंकि ये क्या है, उसी टाइम रिपोर्ट कर देगा हाथों हाथ ही। ठीक है, और प्रोसेस को क्या कर देगा, रीस्टार्ट कर देगा। और वो क्या करता है, पूरे को रीड करके अगर कुछ एरर है फिर बताएगा। ये क्या है, लाइन बाय लाइन उसी टाइम बता देगा। इसलिए क्या है, कोई बग को कैच करना क्या होता है, आसान होता है इसके अंदर। जैसे पाइथन हुई, रबी हुई, ये इसको यूज़ करते हैं। और जावा क्या है, जावा तो आप ये कह सकते हो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों को यूज़ करती है। सीधा इंटरप्रेटर बोलना ठीक नहीं रहेगा, हम जावा को मत बोलिए सही इधर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इनपुट लेगा, सोर्स कोड लेगा, फिर आपका आउटपुट को प्रोड्यूस कर देगा। अगला पॉइंट आता है, अगला जो कंपोनेंट था वो था मेरा थर्ड, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, एक टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, इंटरफेस की तरह काम करते हैं। ये किस मतलब बीच में इंटरफेस का काम करेंगे, किसके बीच में, मिडल लेयर का काम करेंगे। ये काम करेंगे जो मेरा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और जो मेरे हार्डवेयर डिवाइस है, जो आपने अपने सिस्टम से हार्डवेयर डिवाइस जोड़ रखे हैं, जैसे मेरा कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, प्रिंटर हो गया, या माउस हो गया। ठीक है, या कोई और मेरा कंपोनेंट हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। तो उसके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या है, ये इंटरफेस का काम करते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस का काम कैसे करते हैं ये देखिए आप। अच्छा, कोई भी डिवाइस है ना, अगर उसको सही से काम करना है, हर ऊपरली अगर उसको फंक्शन करना है, तो हमें एक उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना सही ड्राइवर के ना हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को उस हार्डवेयर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप बोल सकते हो, मतलब वो उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता अफेक्टिवली। ठीक है, तो वो आपका डिवाइस सही से काम नहीं कर सकता।
अच्छा, अगला पॉइंट है जो डिवाइस ड्राइवर है ना, वो किसकी तरह काम करता है, ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, किसको देगा, डिवाइस ड्राइवर को देगा, ठीक है, या यूज़र जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो मेरी लो लेवल मशीन लैंग्वेज है, जो मेरा हार्डवेयर डिवाइस अंडरस्टैंड करता है, इनके बीच में क्या है, जो डिवाइस ड्राइवर है वो एक इंटरफेस का काम करता है। क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस जो है वो कुछ और लैंग्वेज समझता है, वो उस लो लेवल मशीन लैंग्वेज है उसकी, और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन देगा वो ड्राइवर को देगा, ड्राइवर उसको समझ के हार्डवेयर जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उससे काम करवाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो इंस्ट्रक्शन हैं, जो कमांड्स हैं, वो किसको भेज देगा, ड्राइवर को भेज देगा, और वो ड्राइवर फर्दर क्या करेगा, ड्राइवर इन इंस्ट्रक्शन को सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जो मेरा प्रिंटर है वो समझ सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप कोई सा भी डिवाइस ले आइए नया, ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई नया डिवाइस भी आता है मार्केट में, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसको आप जोड़ दीजिए, उसका ड्राइवर आप लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को उस जो आप नया डिवाइस है उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ड्राइवर क्या कर रहा है, उसकी जो लो लेवल डिटेल्स हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक आप ये बोल सकते हो पहुंचा रहा है एक तरीके से, मतलब क्योंकि वो इंटरफेस का काम वहाँ पे आपको करके दे रहा है। अगर आपके पास ड्राइवर है तो आप किसी भी तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस लिए, अगर उससे वो आपको क्या है सही तरीके से आपका फंक्शन कर पाएगा। तो ये क्या होते हैं, डिवाइस स्पेसिफिक होते हैं। अब देखो, मोस्टली जो हार्डवेयर डिवाइसेस है ना, वो ड्राइवर इंस्टॉलेशन डिस्क के साथ आते हैं, और या क्या है, ऑटोमेटिकली जो मेरे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो उनको क्या है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि उन ऑपरेटिंग सिस्टम में आजकल क्या होते हैं, बिल्ट इन ड्राइवर होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन ड्राइवर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, बिल्ट इन ड्राइवर होते हैं। आप ये बोल सकते हो इनहेरिटेड होते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए, जब आपने सही ड्राइवर को अगर आपने इंस्टॉल कर दिया, इसका ये चीज़ ये इंश्योर कर देता है कि अगर आपका ड्राइवर सही है तो आपका डिवाइस जो है वो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सही तरीके से फंक्शन करेगा, ठीक है। और डिवाइस क्या करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, और जो भी डिवाइस के फीचर्स हैं उनको सही तरीके से उनको यूटिलाइज करेगा। अगर कोई मेल फंक्शन और कुछ ना कुछ दिक्कत आती है तो उसको उससे भी आपको बचाएगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो इनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मल्टीपल डिवाइस साइमल्टेनियसली विदाउट कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इससे क्या है, कन्फ्लिक्ट अगर आप ड्राइवर को यूज़ करते हो ना तो कन्फ्लिक्ट नहीं होते, क्योंकि अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी हुई तो वो किस तक पहुंचा देगा, ड्राइवर है उस तक पहुंचा देगा, ड्राइवर अपने आप उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या है, कन्फ्लिक्ट के चांस जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, डिवाइस ड्राइवर क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस के या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के स्मूथली अगर उनको काम करवाना है, स्मूथ ऑपरेशन करवाना है, सही तरीके का ऑपरेशन करवाना है, जो ऑपरेशन है उन हार्डवेयर डिवाइसेस का, और वो ऑपरेशन हमें अगर सही तरीके से करवाना है तो हम डिवाइस ड्राइवर्स को यूज़ करते हैं, ठीक बात है। दे अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर्स टू यूज़ हार्डवेयर डिवाइसेस विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स मशीन लेवल डिटेल ऑफ ईच डिवाइस। अभी हमें हर एक हार्डवेयर डिवाइस की, हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो लो लेवल उसकी डिटेल होती है, मशीन लेवल डिटेल होती है, हमें उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्राइवर समझ लेगा उनको। ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली उस ड्राइवर से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, डिवाइस ड्राइवर एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक बात है। तो अगला आता है मेरे पास बायस। तो बायस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है, एक छोटा है बट क्या है, एक इम्पोर्टेंट फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या है मेरे कंप्यूटर की मदरबोर्ड पे एक जो चिप होती है, चिप कौन सी होती है, वो रोम चिप होती है, ठीक है। रोम के अंदर ये स्टोर होता है। तो ये क्या है, ये भी एक लो लेवल सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो पेरिफेरल डिवाइसेस है ना उनके बीच में कम्युनिकेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है, ठीक है। अच्छा, बायस क्या करता है, जब कंप्यूटर मेरा स्टार्ट होता है ना उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। जब भी मेरा कंप्यूटर क्या है, आप स्विच ऑन करते हो ना कंप्यूटर को, तो सबसे पहले क्या है, जो वो आपकी रोम चिप है ना वहाँ से बायस लोड होता है,
बाईस लोड होगा। तो बाईस के अंदर क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उन इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, एक पोस्ट टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट की इंस्ट्रक्शन होती हैं वो बाईस के अंदर होती हैं। ठीक है, वो परफॉर्म करवाता है इसको पोस्ट टेस्ट को। और पोस्ट टेस्ट से क्या पता चलता है बीच की जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ना मेरे, वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जब वेरीफाई हो जाता है कि जो मेरे सारे हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जब पोस्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो बायस उसके बाद में क्या करता है, बूटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है, हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड करता है, कंप्यूटर मेमोरी यानी रैम के अंदर लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को पोस्ट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में। ठीक है, ठीक बात है। अगला आ जाएगा, देखो बूटिंग के सिवा चलो बूटिंग का काम तो मेन काम है इसका, ये क्या करता है, लो लेवल रूटीन भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। अच्छा, रूटीन्स क्या होते हैं, रूटीन होता है एक, आप बोल सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है वैसे तो। ठीक है, एक छोटा आप बोल सकते हो स्मॉल प्रोग्राम होता है एक छोटा ये। ठीक है, जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। रूटीन क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो क्या है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के काम, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, डेट इज रूटीन। तो ये क्या है, लो लेवल रूटीन भी देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, और जो मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको भी क्या है, ये लो लेवल रूटीन प्रोवाइड करता है ताकि वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाएँ। ठीक है, बिना जो टेक्निकल डिटेल जाने हार्डवेयर की। फॉर एग्जांपल अगर मान लो, अगर मेरा प्रोग्राम है, अगर उसको डेटा को राइट करना है, ठीक है, टू डिस्प्ले स्क्रीन या कीबोर्ड से अगर डेटा रीड करना है, तो वो क्या है, बायस के जो रूटीन है ना उनको आप यूज कर सकते। ठीक है, मतलब ये क्या है, लो लेवल रूटीन प्रोवाइड करता है ताकि मतलब कुछ ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इजीली इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, उसके लिए देखो ये पहले इतना होता था, लेकिन आजकल क्या है, वो लो लेवल रूटीन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होते हैं। हालांकि कुछ जो होते हैं जैसे पोस्ट टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है, वो जो रूटीन है वो सिर्फ बाईस के पास होता है ना। अब देखो आजकल क्या है, बाईस की जगह हम क्या है UEFI को यूज़ करते हैं ज़्यादा, यानी यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाईस को इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बाईस पहले यूज़ होता था, आजकल क्या है लगभग हर सिस्टम के अंदर UEFI यूज़ होता है। UEFI फुल फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो देखो इसके अंदर क्या है, बाईस की फंक्शनैलिटी तो है ही है, जो काम बाईस कर रहा था वो काम ये भी करेगा। ठीक है, देखो ये भी क्या है, बाईस की तरह मदरबोर्ड पे क्या है, रोम चिप में स्टोर होता है और हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में। लेकिन UEFI क्या है, बायस से ज़्यादा पावरफुल, एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल है। मतलब इसके अंदर क्या है, बायस के फीचर्स तो हैं ही हैं, साथ में कुछ एडवांस और पावरफुल फीचर्स भी हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए UEFI क्या करता है, बेसिक टास्क जो है बायस जो परफॉर्म करता था वो तो करता ही करता है, जैसे क्या है हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना यानी पोस्ट टेस्ट परफॉर्म करना और बूटिंग प्रोसेस करना। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनी इन्हांसमेंट, सॉरी। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा मेरे पास, फास्टर बूटिंग। अब देखो ये क्या है, बायस से फास्टर बूटिंग करने में हेल्प करता है। UEFI कैन बूट द सिस्टम फास्टर देन बायस बाय यूजिंग मॉडर्न बूट मेथड को यूज़ करता है, जिससे क्या है बायस के मुकाबले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा फास्ट उसको लोड कर सकें। ठीक है, अच्छा, लार्ज ड्राइव सपोर्ट, इसका मतलब क्या है, UEFI जो है ना वो क्या करता है, स्टोरेज जो ड्राइव है, 2 TB से ज़्यादा की स्टोरेज ड्राइव है उनको भी वो हैंडल कर सकता है यूजिंग द GUID पार्टीशन टेबल का यूज़ करके, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ता है ना उस टाइम पे। अच्छा, अगला आ जाएगा ग्राफिकल इंटरफेस।
तो UEFI क्या प्रोवाइड करता है, मॉडर्न ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब बूटिंग के टाइम पे आप कभी देखते हो ना, उस टाइम पे तो अब हमें पहले क्या होता था, ओल्ड टेक्स्ट बेस्ड होता था वहाँ पे जो इंटरफेस जब बूटिंग के टाइम पे 22 के अंदर। लेकिन आजकल क्या है, आप माउस की सपोर्ट वहाँ पे आने लगी है। आप जो नेविगेशन का काम था वो अब आसान हो चुका है। अब माउस का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पहले क्या सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था, कीबोर्ड का मतलब यूज़ होता था उसके अंदर 22 के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा सिक्योर बूट। अब क्या है, जब जो मेरा UEFI है ना, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले, लेकिन बायस ऐसा नहीं करता था। ठीक है, अब क्या होगा, इससे क्या है, जो अनऑथोराइज्ड और जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, उससे हम बच सकते हैं बूटिंग टाइम पे। क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजिटल जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई होता है, उसके बाद में ही उसको लोड किया जाता है। अगला आ जाएगा एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मान लो कल को कोई नया हार्डवेयर आता है तो उसके जो ड्राइवर वगैरह हैं, उसकी मॉड्यूल हैं, वो वहाँ पे आप जोड़ सकते हो उनमें, या अगर कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़े ना, तो वो डिवाइस और मॉड्यूल को आप वहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। इससे क्या है, बेटर हार्डवेयर सपोर्ट है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर हमें फ्यूचर में अगर कोई आप डिवाइस यूज़ करते हो उसके लिए। ठीक है, अगला है, अब देखो UEFI क्या है, मॉडर्न फर्मवेयर है ये, और बायस क्या हो गया, ट्रेडिशनल फर्मवेयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, बायस के जो फंक्शन है उनको तो मेंटेन करता ही करता है, लेकिन साथ में इसने क्या ऐड कर दिया, स्पीड ऐड कर दिया, फास्टर बूटिंग होने लग गई, सिक्योरिटी होगी, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करता है, चेक करता है, उसके बाद में क्या है, लोड करता है, ताकि कोई मैलिशियस या अनऑथोराइज्ड जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोड ना कर लें। ठीक है, अच्छा, मॉडर्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अगर नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, उनको अपडेट करना। ठीक है, अच्छा, मतलब इससे क्या हो गया, स्मूथ, सिक्योर और रिलायबल बूटिंग होने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट है वो मेरे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक आपको काम करना है ना, जैसे मेरे को मान लो म्यूजिक करना है प्ले, ठीक है, मेरे को कोई मेल भेजना है किसी को, ठीक है, कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है मेरे पास, मान लो किसी को मेरे को पैसे भेजने हैं, ट्रांजैक्शन करनी है, टिकट बुक करना है, ठीक है, मूवी देखनी है, ठीक है, मतलब आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने हैं ना, कुछ एक्शन करना है कंप्यूटर पे, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, डेट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो तो आप देख सकते हो, दीज प्रोग्राम्स आर डिजाइंड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, इनको एक स्पेशल किसी खास मकसद के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ईच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वन मेन टास्क। देखो, हर एक अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका एक मेन टास्क होता है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं, वो उससे जो टास्क रिलेटेड नहीं है ना, वो उनको परफॉर्म नहीं कर सकता, उसका एक मेन टास्क होता है। जैसे अगर आपका VLC आप यूज़ करते हो, उसका मेन काम क्या है, आपके लिए वो सॉन्ग्स देता है आपको, ठीक है, मतलब उसका यूज़ करके आप गाने सुन सकते हो ना, ठीक है, उसको आप क्या है, किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर, उसको आप टिकट बुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से मान लो, अगर मेरा एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, उसको आप क्या है, टिकट रिजर्वेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और जो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है उसको मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो मतलब हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक मेन टास्क होता है, वो अन रिलेटेड टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक जॉब और टास्क। ठीक है, देखो फर्दर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज general purpose application software. So what is general purpose application software? These are the type of application software that comes inbuilt, जो क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं। ठीक है, और डेट आर रेडी टू यूज, ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय सम कंपनी और समवन, ठीक है, जो हमारे सिस्टम के साथ क्या आते हैं, इनबिल्ट आते हैं।
जनरल पर्पज़ के लिए जो यूज़ होते हैं, जो सभी मतलब जनरली सभी यूज़ करते हैं, जैसे मेरा वीएलसी हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, फोटोशॉप वगैरह हो गया, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन करनी है, फोटोशॉप मतलब फ़ोटो वगैरह एडिट करनी है, तो आप वहाँ पे इसको मतलब यूज़ कर सकते हो। और वीएलसी को क्या है, यूज़ टू प्ले ऑडियो या वीडियो फाइल्स, ठीक है। और एक्सेल को अगर एक्सेल शीट आपको तैयार करनी है तो यूज़ करते हो। दूसरा आ जाएगा मेरे पास स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ये क्या है, बिल्ट इन नहीं होते, सिस्टम के साथ नहीं आते, ठीक है। इनको क्या है, अगर आपकी जो नीड है, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूज़र क्या है इनको यूज़ करता है अपने सिस्टम के अंदर, इनको इंस्टॉल करता है। डेटा क्या होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कस्टमाइजेबल, ठीक है। और इनको क्या है, रियल टाइम में आप यूज़ करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें आप यूज़ करते हैं। जैसे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम हो गया मेरा, या कोई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम है, या होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके के जो सिस्टम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी क्या है एक तरीके का, देखिए वैसे तो इसकी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन जनरली क्या इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी डाल देते हैं, ठीक है। आप अगर इसको लिखना चाहो, जैसे अगर डिफरेंट कैटेगरी लिखना चाहो तो आप डिफरेंट कैटेगरी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको सिस्टम कैटेगरी के तौर पर डालना चाहो तो भी आप डाल सकते हो। तो ये क्या है, हमें क्या करता है, बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट की जगह अगर आप VVIF भी लिखना चाहो ना, वो भी आप लिख सकते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो मेरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मेरे को हेल्प करते हैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट यूज़, कंप्यूटर सिस्टम का बेस्ट यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को मैं मेंटेन कर पाऊँ, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, मेरे कंप्यूटर सिस्टम जो है मेरा स्मूथली रन कर पाए, ठीक है, एफिशिएंटली कंप्यूटर सिस्टम को मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो के टास्क परफॉर्म करते हैं, कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, जो हमें रेगुलरली, जिनकी हमें ज़रूरत है जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे टास्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेरा जो है वो परफॉर्म करता है, ताकि मेरा सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली चल पाए। ऑप्टिमाइजेशन यानी मैं बेस्ट 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 यूज़ ले पाऊँ मेरे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक बात है। अच्छा, अब क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, हमें जो हार्मफुल मालवेयर होते हैं, वायरसेस होते हैं, और जो अदर आप बोल सकते हो सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, उससे क्या है हमारे सिस्टम को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, फाइल को स्कैन करते हैं, अगर कुछ ना कुछ अगर मैलिशियस उनको लगता है, उसको डिटेक्ट करके उसको हमारे सिस्टम से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। रिमूव और देम टू इंश्योर डेट द सिस्टम रिमेन सेफ, ठीक बात है। जैसे मैकफे हो गया, नोल्ट्रॉन हो गया, क्विक हिल हो गया, ठीक है। इस तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। दूसरा आ जाएगा मेरे पास डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटर टूल्स। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको पता होगा ना, कई बार क्या होता है, अगर कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो डिस्क के अंदर अगर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको डिलीट करते हो या अनइंस्टॉल करते हो, तो वो जो मेरा मेमोरी स्पेस है ना, वो मेरा खाली रह जाता है बीच में। तो उसकी उसकी जगह अगर आपको मान लो कोई बड़ा सॉफ्टवेयर वहाँ पर डालना हो, तो वो भी आप उस स्पेस के अंदर नहीं डाल सकते। तो मतलब वो स्पेस आपका खाली रह जाता है, आपको किसी काम का नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उस हार्ड डिस्क को मेंटेन करते हैं, उस डिस्क को चेक करते हैं भी कहाँ कहाँ इसके अंदर फ्रेगमेंट्स हैं,
ठीक है। फिर उनको क्या करता है, डीफ्रेगमेंटेशन की जाती है ताकि उस स्पेस को आप सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। फाइल्स को हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो फ्रेगमेंटेड जो स्पेस है वो ना रहे। ठीक बात है। इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी और फाइल एक्सेस मेरा फास्टर होगा इससे। ठीक बात है। तो डिस्क का मेरा स्पेस बचेगा ना। ठीक है, फाइल को रीऑर्गेनाइज करने से, क्योंकि जो बैड सेक्टर के लिए डिस्क को एनालाइज करते हैं अपन। ठीक बात है। फिर उनको रिमूव कर देते हैं। अगला आ जाएगा टेक्स्ट एडिटर। जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं ना, उनको भी अपन यूज़ करते हैं ताकि हम क्या है, वहाँ पे क्या कर पाएँ, प्रोग्राम्स राइट कर पाएँ। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर को, जैसे नोटपैड हो गया, गैडिट हो गया, वर्ड पैड हो गया, इनको। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं भी यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं वो हेल्प करते हैं ताकि मेंटेन कर पाएँ, ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ और कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कर पाएँ। ठीक बात है। ताकि यूज़र के लिए जो ऑपरेशन यूज़र ने कंप्यूटर को दिया है वो स्मूथली परफॉर्म हो पाए। जो टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको हम डिस्क्रिप्टिव 5-7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनसे कर लेते हैं उनको कवर। ठीक है। तो वैसे तो ये टॉपिक हो गया, लेकिन डिफरेंसेस में आपको करवा देता हूँ कवर। देखिए, सबसे पहले है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर आपको पता है फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो क्या है एक्चुअल जो डेटा की प्रोसेसिंग होता है वो उसको करता है। जो एक्चुअली डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो करता है हार्डवेयर। एक्चुअल जो काम होता है ना ऑपरेशन परफॉर्म करने का, वो हार्डवेयर करता है। ठीक है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, मतलब जिनको आप क्या है टच कर सकते हो पार्ट को, जिनसे इनपुट लिया जाता है, जो क्या है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के काम आते हैं वो। और सॉफ्टवेयर तो क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को एक्चुअली बताते हैं भी तेरे को भाई ये काम करना है। ठीक है। गाइड करते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, ये बोल सकते हो। तो ठीक है, हार्डवेयर तो क्या है मैन्युफैक्चर्ड होता है और सॉफ्टवेयर क्या है डेवलप किया जाता है, या अपने जैसे जो इंजीनियर्स हैं ना वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है। देखो, दोनों क्या है कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के नहीं काम कर सकता और सॉफ्टवेयर क्या है बिना हार्डवेयर के एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हार्डवेयर क्या है फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनको टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या है जिनको देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है वो, इंटेंजिबल है। तो हार्डवेयर की 4 मेन कैटेगरी होगी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, और जो इंटरनल कंपोनेंट है, यानी जो मेरा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसर हो गया जो मेरा। ठीक है, 4 यूनिट हो गई। और ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया मेरा। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये कैटेगरी हो गई। और हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर ही अफेक्ट होता है। हार्डवेयर तो कंप्यूटर वायरस जो कुछ बोलेगा हार्डवेयर को, हार्डवेयर तो वो कर देगा। अफेक्ट कौन होता है कंप्यूटर वायरस से, सॉफ्टवेयर ही होता है अफेक्ट। अगला पॉइंट आ जाएगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस। देखो, कंपाइलर क्या करता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या है लाइन बाय लाइन का काम करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। एज इट स्कैन द कोड इन वन गो, दो एरर जो होते हैं ना, अगर कोई है, अगर कोई बग है, तो वो क्या है लास्ट में दिखाया जाता है सारे साथ में। और ये क्या करता है लाइन बाय लाइन करता है, तो अगर किसी लाइन में के अंदर एरर वगैरह होगा तो वो उसी टाइम शो कर दिया जाता है। इसका मेन जो फ़ायदा है कंपाइलर का वो क्या होता है, इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो, यानी ये फास्ट होता है। और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कम माना जाता है। ठीक है। अब देखो, कंपाइलर क्या करता है इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है सिस्टमेटिक कोड के अंदर, और ये क्या करता है इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट नहीं करता, ये क्या है डायरेक्टली जो मेरी सोर्स लैंग्वेज है उस पर काम करता है। ठीक बात है। अब ये क्या, जैसे कंपाइलर में आपने पढ़ा होगा टोकन्स वगैरह का काम होता है ना,
मतलब इंस्ट्रक्शन को एक सिस्टमेटिक जो कोड होता है उसके अंदर आप कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है, एक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली जो सोर्स लैंग्वेज है उस पर डायरेक्टली काम होता है। अगली बार ये जैसे सी हो गई, सी हैज़, ये कंपाइलर यूज़ करता है, और मतलब कंपाइलर यूज़ करते हैं इन लैंग्वेजेस में। और जो पाइथन हो गई, रवि, पर्ल, इनके अंदर क्या है, इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है, मैटलैब हो गई। अगला पॉइंट है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर है या जो डेवलपर है उसकी फ्रेंडली लैंग्वेज है। और लो लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, लेस मेमोरी एफिशिएंट होती हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, मेमोरी एफिशिएंट होती हैं, ठीक है, कम मेमोरी लगती है इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये क्या है, इतनी मेमोरी एफिशिएंट नहीं होती हाई लेवल लैंग्वेज। इनको आप आसानी से समझ सकते हो। इनको समझना क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इनको डिबग करना क्या है, आसान है, लेकिन इसको क्या है, डिबग करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको मेंटेन करना सिंपल है, इसको मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स है। ये पोर्टेबल है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या है, इसको रन करवा सकते हो। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या है, नॉन पोर्टेबल होती है। डिफरेंट डिफरेंट जो मशीन होती है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड होगा उनका, ठीक है। यानी जो मशीन कोड होता है वो क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, या अपन पढ़ा है, यानी ये नॉन पोर्टेबल होगा। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हो। इसका यही मतलब है पोर्टेबल का भी। और ये नॉन पोर्टेबल है, ये क्या है, मेरी मशीन डिपेंडेंट है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। और इसको क्या है, लो लेवल लैंग्वेज को असेंबलर चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। तो उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज, अगर मान लो डायरेक्ट हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है तो हमें असेंबलर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबलर की ज़रूरत है, ताकि वो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। अगला आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम के रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बिल्ड किए जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आप इनमें यूज़ करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप इनको मतलब बिल्ड करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ये क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, और ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेरा सिस्टम नहीं चल सकता, और अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना मेरा सिस्टम रन करेगा, ठीक है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, वो किस टाइम रन करता है, जब मेरा सिस्टम चालू होता है, और मैं जब सिस्टम को शट डाउन करता हूँ तब तक लगातार काम करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब रन करेगा, एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट, जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तभी चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेरा, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे मेरा VLC हो गया, फोटोशॉप हो गया। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, तो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जो आप कोड लिखते हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये हमें लो लेवल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या है, सिंपल होता है एज कम्पेयर टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमें क्या है, हार्डवेयर के बारे में भी देखना पड़ता है। अगला पॉइंट आ जाएगा असेंबलर और कंपाइलर में डिफरेंस। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल कोड में चेंज करता है। कंपाइलर हाई लेवल जो कोड है उसको मशीन लेवल कोड में चेंज करता है। इनपुट में कि क्या लेगा, ये सोर्स कोड लेगा जो किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये इनपुट में असेंबली लेवल कोड को लेगा। कन्वर्जन टाइप क्या हो जाएगा, कंपाइलर चेक करेगा और कन्वर्ट कर देगा कंप्लीट कोड को एक बार में ही। और असेंबलर क्या करेगा, जनरली ऐसा नहीं करता, एक बार में कंप्लीट उसको नहीं करता। और आउटपुट के अंदर कंपाइलर क्या देगा, निमोनिक वर्जन देगा मशीन कोड का। निमोनिक यानी असेंबली कोड आप मान सकते हो, मतलब उस टाइप का कोड देगा, या जनरली क्या है, मशीन कोड में दे देता है। और असेंबलर क्या करेगा, बाइनरी वर्जन देगा मशीन कोड का, जैसे सी, जावा कंपाइलर हो गए, ये हो गए, ठीक है। असेंबलर यानी GAS या GNU असेंबलर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन असेंबलर। तो असेंबलर के बारे में अपन देख लिया है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करेगा,
बेसिक कमांड ऑपरेशन लेगा, ठीक है, असेंबली कोड से, और उनको बाइनरी कोड के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन या प्रोसेसर, किस टाइप का प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग। तो असेंबलर क्या है, आर सिमिलर टू कंपाइलर होते हैं इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड। असेंबलर भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोड्यूस करते हैं। और लगभग कंपाइलर भी क्या है, जो मतलब एक स्टेज कंपाइलर होंगे वो क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल बाइनरी बूस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो इस क्लास की जो नोट्स हैं, नोट्स की जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।